हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर हो गया फिनिश। सो आज के लेक्चर में हम पूरे के पूरे चैप्टर को करेंगे रिकॉल, यानी कि बनाएंगे वन शॉट। फाइन। हर वन शॉट की तरह मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने चैप्टर यार नहीं पढ़ा है तो आपको पूरे का पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर उनके लिए है, ये लेक्चर उनके लिए है बेसिकली जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। दे वांट टू रिवाइज इट। फाइन। सो लेट्स हैव द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन वन शॉट। फाइन। सो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा एंशिएंट क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले पर्सन आया डाल्टन। आपको याद होगा हमने पढ़ा डाल्टन के टाइम पे देयर वाज 6 एलिमेंट्स, सो नो नीड टू क्लासिफाई देम। इतने कम लोगों को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है यार, वी नो अबाउट देयर बायोडाटा आल्सो। फाइन। हम सब कुछ जान सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स ही बहुत कम है, जब बहुत ज्यादा होंगे तब उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास आया डॉबराइनर। सो आपको याद होगा डॉबराइनर में हमने पढ़े थे ट्राइड्स। ट्राइड्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तीन एलिमेंट का सेट। एंड इसकी खास बात क्या थी? जैसे आपको याद होगा हमने एग्जांपल किया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का है 39। एंड अगर हम फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालें, यानी कि 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 46 डिवाइड बाय 2, दिस इज 23, व्हिच इज द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाले तो वो सेकेंड एलिमेंट का मास निकल के आ जाएगा। फाइन। सो दिस वाज डॉबराइनर ट्राइड। डॉबराइनर ने अपने टाइम पे 6 ट्राइड्स दिए थे, जिसमें से 4 सही और 2 गलत माने जाते हैं। फाइन। सो बेसिकली यार ये थ्योरी हो गई डिस्कार्ड, क्योंकि ये मात्र एक कोइंसिडेंस था। फाइन। ये तुक्का लग गया और निकाल के देखा तो सडनली आ भी गया, सॉल्व हो गया, पर एक्चुअली में ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर? और डॉबराइनर का एक थोड़ा सा नुकसान और भी था कि जितने एलिमेंट थे डॉबराइनर के पास वो सबको क्लासिफाई नहीं कर पाया। क्लियर? तो सेकंड, इसके बाद जो बंदा आता है, यानी कि टोटल में थर्ड लगा सकते हैं, दैट इज न्यूलैंड। फाइन। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, साइंटिस्ट बहुत हुए हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं जिनका बेसिकली कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हमारे काम आ रहा है, जो फाइनल नेट पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। क्लियर? सो थर्ड हमारे पास निकल के आता है, दैट इज न्यूलैंड। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने पढ़ा सा रे गा मा पा ध नी एंड अगेन सा, यानी कि सेवंथ बेसिकली एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट का रेपिटेटिव है, जैसे म्यूजिकल नोट्स हैं सारे गामा पा ध नी सा, जो कि 8th म्यूजिकल नोट है वो फर्स्ट की रेपिटेटिव है, फर्स्ट की सिमिलर है। तो यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। एलिमेंट्स के केस में भी जो 8th एलिमेंट आएगा वो प्रॉपर्टीज में रेपिटेटिव निकल के आएगा, जैसे हमने यहां पे किया था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम। क्या जितने भी एलिमेंट्स है उसके पास उसने इनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लगाया था। फाइन। दो चीजों पे उसने काफी ज्यादा ध्यान दिया, एक तो चीजें टेबुलर अरेंजमेंट में आनी चाहिए, टेबल में आनी चाहिए, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। बिकॉज नेट जो हमने बाद में बनाया, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस चैप्टर को मैं शॉर्टकट में, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को मैं बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल। फाइन। सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल टेबुलर फॉर्म जो है वो काफी ज्यादा बाद में फेमस हुआ, एंड आज भी हमारे पास टेबुलर अरेंजमेंट ही है जो सबसे पहले न्यूलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? एंड देन अगर हम बात करें कौन सी चीज जिसके लिए गलत साबित हुई, दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने जो चीजें थी वो मास के अकॉर्डिंग लगाई। इसके अलावा और बहुत सारी गलतियां थी, जैसे आपको अभी पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे मिसिंग है। फाइन। ये इसका जो टेबल था वो बेसिकली कैल्शियम तक ही सही था, उसके बाद इसने कई गड़बड़ करे, जैसे हल्के वाले बंदे को पीछे कर दिया, भारी वाले बंदे को आगे कर दिया, जबकि ये कह रहा था मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखूंगा, पर फिर भारी वाला बंदा आगे कैसे आ गया भाई? तो इसने थोड़ी सी गड़बड़ करी और इसने
एक आध जगह पे ऐसा भी किया कि एक जगह पे दो एलिमेंट रख दिए, उसको लगा यार दोनों एलिमेंट का मास सेम है, शायद ये सेम ही लोग हैं, ये भी इसके लिए क्या हुआ, गलत साबित हुआ। फाइन। तो इसके बाद फिर हमें नया बंदा लेके आने की जरूरत पड़ी, एंड दैट नया बंदा इज लॉथरमियर। वो नया बंदा बेसिकली क्या है, लॉथरमियर। फाइन। लॉथरमियर देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉथरमियर चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, ठीक है ना, जो कि बेसिकली उसके लिए इस तरीके से ग्राफ बन के आया। मैं हमेशा बोलता होता हूं कि ग्राफ इज नॉट एज मच एज एक्यूरेट। फाइन। यार ग्राफ तो हमारा कभी इंडिया का नक्शा वैसे सही नहीं बना एसएस के लेक्चर में, ये कहां से सही बनेगा। फाइन। सो बेसिकली यार ये एक रफ सा रिप्रेजेंटेशन है। उसने जो बात कही वो ये कही थी कि इन ग्राफ की जो सेम पोजीशन है, जैसे सेम पोजीशन की बात करूं पीक्स, ठीक है ना, पीक्स पे हमारे पास सेम ही तरह के लोग होंगे, यानी कि अल्कली मेटल्स। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, देन सीजियम है, यानी कि पीक पे सेम प्रॉपर्टीज वाले लोग होंगे, सिमिलर लोग एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑन द पीक्स, ठीक है ना। डिसेंडिंग टू पीक अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, फाइन, यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, तो इस तरीके से बेसिकली जो डिसेंडिंग टू पीक यानी कि पीक से नीचे आते हुए सेम ही प्रॉपर्टीज वाले लोग मिलेंगे। इन सब की पोजीशन डिसेंडिंग फ्रॉम पीक है, ये सारे लोग एक जैसे नेचर वाले मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं डिसेंडिंग पोजीशन में हमारे पास अगर जो मिलेगा वो कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे असेंडिंग पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो मैं अगर असेंडिंग पोजीशन की बात करूं हमारे पास हैलोजेंस है, ठीक है ना। मेजरली जो मैं बात बताना चाह रहा हूं ये है कि सेम कर्व पे जिनका लोकेशन सेम है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्लियर। सारे असेंडिंग जाने वाले एक जैसे हैं, सारे डिसेंडिंग आने वाले एक जैसे हैं, सारे पीक पे एक जैसे हैं, इवन सारे ट्रफ पे एक जैसे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस तरीके से पूरा डी हमने लगाया था अप टू जिंक। क्लियर। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं ट्रफ पे कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यानी कि डी ब्लॉक वाले लोग। क्लियर। अच्छा, अब मुद्दे की बात, इसका रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत? बिल्कुल सही था। लॉथरमियर का रिप्रेजेंटेशन सही था क्योंकि उसने हर एक के मास और वॉल्यूम को यार ग्राफ पे तो प्लॉट किया, वो तो बिल्कुल सही निकलेगा। पर हमें चीजों को आसान बनाना था, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटिवली टफ टू लर्न। इससे चीजों को प्रोडक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। टेबुलर अरेंजमेंट रिलेटिवली ज्यादा आसान चीज है। तो हमने ये थ्योरी कर दी थी डिस्कार्ड, एंड इसके बाद हमारे पास नया बंदा आया, दैट इज मेंडलीफ। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट हमारे पास जो बंदा निकल के आता है दैट इज मेंडलीफ, ठीक है ना। मेंडलीफ भी यार सबसे ज्यादा फेमस इंसान है। फाइन। इसने बेसिकली क्या किया, इसने RH2 RH3 बेसिकली हाइड्रोजन के साथ इसने कंपाउंड्स प्रोडक्ट किए कि कौन से वाले बनने चाहिए, उस तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। क्लियर। एंड सिमिलरली इसने ऑक्सीजन के साथ भी ये काम करके देखा कि किस तरीके से कंपाउंड इनको ऑक्सीजन के साथ बनाने चाहिए। जिस तरीके का कंपाउंड वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा उस तरीके के ग्रुप में उसे रखना चाहिए। फाइन। टोटल उसने बेसिकली, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसने 3 तरीके के पीरियोडिक टेबल दिए थे। जैसे जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें इस तरीके से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो 12 थे, ठीक है ना। हालांकि बाद में उसने पीरियड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करी, एंड फाइनली उसने 6 पीरियड्स का एंड 9 ग्रुप्स का, 6 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स वाला पीरियोडिक टेबल फाइनलाइज किया, जो कि बेसिकली मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर। तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देखिए 2 चीजों का उसने बेसिस लिया था। फाइन। एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फाइन। सेकेंड थिंग इज रिएक्शन विद
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों चीजों को बेसिस रखते हुए उसको हर एलिमेंट को अरेंज करता गया एंड क्या क्या एडवांटेजेस निकल के आए थे। अगर मैं आपको रिकॉल, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या क्या एडवांटेजेस निकल के आए थे वहीं से हम इसे मेमोराइज कर लेंगे पूरी की पूरी मेंटल लीफ को। तो पहला जो हमारे पास निकल के आया था वो ये था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट अब तक किसी ने नहीं बनाया था, ठीक है ना। पूरी लॉजिकल स्टडी थी, मैं कह सकता हूं पूरी की पूरी सिस्टमैटिक उसने जो बात कर रखी थी। सेकेंड थिंग, उसने जो जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला ऐसे एलिमेंट आएंगे जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये उसका काफी जबरदस्त चीज था, ठीक है ना। थर्ड थिंग, जो उसने एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। जब वो इस तरीके से लगा रहा था तब उसे काफी वैलेंसी फैक्टर्स का पता चला। जैसे बेरिलियम का मास उस टाइम पे 13.5 पढ़ा जाता था, उसने वो 9 कर दिया था क्योंकि उसने बोला था कि बेरिलियम का वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं 2 है, तो 4.5 जो बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 3 से मल्टीप्लाई करके 13.5 आता है, जबकि 2 से मल्टीप्लाई करके 9 आता है। तो कुछ एटॉमिक मासेस उसने करेक्ट करे। एंड सबसे जबरदस्त चीज इसके बारे में पढ़ा जाता है दैट इज एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी, जो कि बाद में गैलियम एंड जर्मेनियम के नाम से जाने गए। मैंने आपको लेक्चर में यह भी बताया था कि जो उसने प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रोडक्ट करी थी और जो बाद में गैलियम की सच में प्रॉपर्टीज निकल के आई वो लगभग एक समान थी। तो ये जो बातें उसने फ्यूचर के लिए डिस्कवर करी ये बहुत ही ज्यादा सही निकल के आई। इसी चक्कर में मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्लियर? सो ये उसकी काफी ज्यादा बढ़िया बातें थी। हालांकि बेसिस में उसके पास एक चीज काफी ज्यादा गलत थी, दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो एक तो आइसोटॉप्स वो नहीं रख पाया क्योंकि हाइड्रोजन के 3 अलग अलग मास हैं। मास इज योर प्रायोरिटी, मास ही तुम्हारा प्रायोरिटी है, तो हाइड्रोजन तीनों रखे जाने चाहिए थे जो कि उसने नहीं रखे, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, एटॉमिक मास को बेसिस लिया, ये बात गलत है। एटॉमिक मास जो है हमारा बेसिस, ये बहुत ही गलत चीज है। फाइन। नेक्स्ट, एनॉमलस पेयर्स। फाइन, ये बेसिकली क्या है, वही भारी वाले बंदे को, आपका मास बेसिस है, भारी वाले बंदे को आपने आगे कर दिया एंड हल्के वाले बंदे को पीछे कर दिया, ठीक है ना। हालांकि उसने जैसे एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन जैसी स्पेसीज छोड़ी थी, अगर आपको याद हो गैलियम और जर्मेनियम की स्पेस छोड़ी थी कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, पर उसने स्पेसीज के साथ साथ कई बार ऐसा घपला किया कि एक ही जगह पे 2 बंदे रख दिए, 2 एलिमेंट्स एट द सेम स्लॉट, ठीक है ना। और इसकी अगर मैं ज्यादा बात बताऊं ना आपको, तो आपको याद ही होगा कि इसने ना 2 नहीं बल्कि 4 एलिमेंट्स को सेम ही स्लॉट में रख दिया। इसको लगा वो सारे एक जैसे ही हैं, तो वो गड़बड़ निकल के आ गई। क्लियर? हालांकि डीमेरिट्स में हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो RH8 है और 0 ग्रुप है वो आज की डेट में सेम बात है, ठीक है ना। जिन लोगों के इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं जैसे XeO4 जीनॉन का जो कंपाउंड बनाते हैं हम, जीनोन टेट्राऑक्साइड बनता है XeO4, तो वो बेसिकली 0 ग्रुप ही है। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू 0 ग्रुप था, ये अच्छी बात है जो उसने बताया कि एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली वो 8th ग्रुप ही निकल के आया। क्लियर? कोई दिक्कत? So these were the advantages, that is a very systematic study we have, 0 group atomic masses को करेक्ट करना, एलिमेंट्स को डिस्कवर करना, उनके लिए स्पेसिस छोड़ देना एंड एक अच्छा खासा बेसिस बनाना। क्लियर? So these were the demerits. नेक्स्ट, ये बंदा गलत था क्योंकि काफी चीजें गलत थी। फाइन, सबसे बड़ी चीज जो है वो एटॉमिक मास का बेसिस गलत है, तो जिसको करेक्ट किया हेनरी मोजले ने इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो अब वाला पीरियोडिक टेबल है। फाइन, हेनरी मोजले द्वारा दिया गया ये पीरियोडिक टेबल, अगर मैं थोड़ा सा बना लूं क्योंकि इसके बारे में हमें काफी बात करनी है। काफी बात करने का रीजन आपको पता ही है क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट फाइनल पीरियोडिक टेबल निकल के आता है। क्लियर? पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने मेमोराइज किया था, काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक्स बनाई थी। फाइन, तो पूरा का पूरा याद तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल है 7 पीरियड्स।
and 18 groups. फाइन, अगर हम मेंटलीव के हिसाब से मार्किंग करें तो दिस इज 1A, 2A, this is 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 8A. फाइन, आपको पता है मेंटलीव ने जो बेसिकली ए बी में मार्किंग कर दी थी अपने ग्रुप्स को, बेसिकली उसने दो अलग अलग हिस्सों में पार्टीशन कर दिया था, ठीक है ना। उस हिसाब से ये बेसिकली बन के आता है 1B, दिस इज 2B, दिस इज 3B, 4B, 5B, 6B, 7B एंड ये तीन ग्रुप्स बेसिकली क्या निकल के आते हैं, 8B बन के आते हैं। क्लियर, फाइन। ये इतना हमारे पास बेसिकली क्या है, एस ब्लॉक है। ये जो है हमारे पास वो पी ब्लॉक है, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 लोग हैं, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 40 है एंड यहाँ पे 28 है। क्लियर, कोई भी दिक्कत? अगर हम बात करें यहाँ पे इसको नोबल गैसेस, इसको हैलोजेंस, इसको चैल्कोजेंस, पनीकोजेंस, ठीक है ना। 11 वाले को क्वाइनेज मेटल्स बोला जाता है। क्लियर, लगभग ये सारे के सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सारे लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं एंड यहाँ पे भी 28 के 28 मेटल्स ही हैं, ठीक है ना। हेनरी मोजले ने ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें अपना बेसिस रखा एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि सारी दुनिया ही पलट दी। पहले सब कुछ मास के अकॉर्डिंग चल रहा था, चाहे वो न्यूलैंड है, चाहे वो लॉथरमियर है, चाहे वो मेंडलीव है, सब बंदे मासेस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। पर इस बंदे ने कहा नहीं नहीं, ये सिस्टम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। आपके सारी चीजें जो गलतियां आप कर रहे हो, भाई हल्के वाले को आगे कर देना, भारी वाले को पीछे कर देना, या भारी वाले को आगे कर देना, हल्के वाले को पीछे कर देना, ये जो गलतियां आप कर रहे हो एनॉर्मलस पेयर्स का, ये जो आइसोटोप्स को अपोजिशन नहीं दे रहे हो, ये जो मास के कारण गड़बड़ हो रही है, वो सब अब सही हो गई क्योंकि चीजें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखी जाने लगी। एंड एक बहुत अच्छी चीज यहां पे निकल के आती है, दैट इज पीरियोडिसिटी का रीजन हमें समझ आने लग गया। चीजें बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं, बिकॉज उनकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम निकल के आ रही है। कहने का मतलब, अगर आप पहले वाले लाइन को देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, आप इन सबके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। सेकेंड लाइन के अगर आप आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। 13th लाइन के 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, यानी कि इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम आता है, इसीलिए वो एक ग्रुप में रखे जाने चाहिए। लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे हैं, इस बात का रीजन हमें पता चलने लग गया है। इस बात का रीजन है इनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे NS1, यहाँ पे NS2 है, इस पूरी लाइन का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इस पूरी लाइन का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे मैं कह सकता हूं NS तो पूरा भरा हुआ था, NP1 से लेके 6 तक चलता है। फाइन, एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ध्यान देने वाली, 4th लाइन के अंदर जो D होता है वो 3D होता है, 5th के अंदर 4D होता है, 6th के अंदर 5D होता है एंड 7th के अंदर 6D होता है, बिकॉज D का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो N-1D चलता है, ठीक है ना। सो S में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर आपको पता है क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में कई बार ये 1 भी हो जाता है एंड एक्चुअली में कई बार ये 0 भी हो जाता है, तो इसको ऐसा लिखना ज्यादा बेटर है, NS 0 से 2, N-1D 1 से लेके 10 तक। एंड सेम F, देखिए F कहां आता है, यहाँ पे 57 नंबर बंदा आता है लेंथेनम, यहाँ पे 72 हाफ रिंग, यहाँ पे 89 नंबर बंदा आता है और यहाँ पे 104, ठीक है ना, एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम। सो बेसिकली यार जो बीच में से गायब है, यानी कि यहाँ पे 58 टू लेके 71, यानी कि पूरी लेंथेनाइट सीरीज
एंड 90 से लेके 103 तक यानी कि पूरी एक्टेनाइड सीरीज भरी हुई है। क्लियर? इसके बारे में और बहुत सारी छोटी चीजें हैं, जैसे इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, इन सबको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। रीजन भी यहां सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, यहाँ 8 एलिमेंट्स है। इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है क्योंकि यहाँ 18 एलिमेंट्स है। इनको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 32 एलिमेंट्स है। फाइन। अर्लियर मैंने बताया था जो लाइन नंबर 7 है यानी कि पीरियड नंबर 7 है, इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता था क्योंकि तब ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। फाइन। ये एलिमेंट्स रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं तो ये पीरियड हो गया है कंप्लीट। अब अगर 119th एलिमेंट आता है, अब अगर 119th एलिमेंट आता है तो याद रखिएगा वो 8th पीरियड की रिक्वायरमेंट करेगा क्योंकि लास्ट में 7p भरा है। एंड अगर आप उस बहु को थोड़ा सा याद करें 7p के बाद हमारे पास नंबर आएगा 8s का। एंड अगर मैं आपको थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 8s के 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें g ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। फाइन। यानी कि 121 नंबर एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो हमें सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्लियर? फाइन। सो इसकी काफी ज्यादा मेरिट्स थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। एक तो ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मोज़ले को, बोहर, बरी, रामसे, वर्नर काफी साइंटिस्टों की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। पर अब ये सिस्टम समझ आने लग गया कि क्यों पीरियोडिसिटी आ रही है, क्यों चीजें रिपीट कर रही हैं। बिकॉज बिल्कुल बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम निकल के आने लग गया है, ठीक है ना। तो वी नो द कॉज बिहाइंड पीरियोडिसिटी। पर क्या अब भी कोई गलती है? यस, गलतियां हैं। जैसे हमने बहुत बार बात करी है हाइड्रोजन की, इसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट में भी और 17th में भी दोनों में जस्टिफाई हो रही है। कुछ कुछ बातें उसकी फर्स्ट लाइन के साथ मैच करती हैं, कुछ 17 के साथ मैच करती हैं। तो कहां रखा जाना चाहिए? फाइन। हीलियम भी यहां पे एक प्रॉब्लम निकल के आया था बिकॉज हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो इट शुड बी प्लेस्ड इन s, पर ये रखा हुआ है p में, ठीक है ना। तो अभी स्टिल गड़बड़ चालू है, पर लगभग जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं क्योंकि इतने ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है जितने हमें पहले देखने को मिले थे। क्लियर? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बेसिकली पूरे का पूरा यार याद हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है ना, क्योंकि काफी इरेगुलरिटीज यहाँ देखने को मिलती हैं, तो वो जितनी क्लियर हो जाए उतना अच्छा है। क्लियर? सो दिस इज लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज फॉर डन विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद ये चैप्टर एक अलग ही लेवल पकड़ लेता है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बिकॉज पीरियोडिक टेबल हमारे पास आ गया है, इसमें हमें डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है, टॉप से बॉटम आते हुए क्या होता है। पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज स्लेटर्स रूल, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट बेसिकली है हमारे पास स्लेटर्स रूल, यानी कि टॉपिक इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फाइन। सो बेसिकली यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? Z स्टार, यानी कि Z माइनस सिग्मा। अब सिग्मा बेसिकली हमारे पास क्या निकल के आया था, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि हमने बात करी थी, देखो न्यूक्लियस के अराउंड अगर जो शेल्स बने हुए तो बिल्कुल बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेट कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल के आ रहा है, वो Z स्टार बन जाएगा, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसे रिपल्शंस दे रहे होंगे, ठीक है ना। आना तो Z चाहिए था वैल्यू, पर रह जाता है Z स्टार। क्लियर? तो पूरा पूरा Z नहीं बन पाता, ये Z आना चाहिए था पर आएगा Z स्टार, बिकॉज अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या देते हैं, रिपल्शन देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व भी किया था बाय यूजिंग द स्लेटर्स रूल, ठीक है ना। स्लेटर्स रूल को अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, ये बेसिकली 1s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.30 रिपल्शन करता है अपने ही शेल में, ठीक है ना। तो यहां पे तो 1s में तो अपने ही शेल का कोई लफड़ा नहीं है। अगर कोई और s या p है तो वो अपने शेल में 0.35 रिपल्शन करता है। अगर अपने से नीचे वाले शेल में है तो 0.85 रिपल्शन करता है, उससे एक नीचे वाले शेल में है तो पूरा पूरा 1 रिपल्शन करता है। जबकि अगर मैं बात करूं d और f की, तो ये 0.35 रिपल्शन करते हैं खुद के सब शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए,
एंड अगर ये n-1 या n-2 पोजीशन पे है तो ये पूरा पूरा 1 रिपल्शन इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जो कि ज्यादातर ये n-1 पोजीशन पे ही होते हैं। क्लियर, फाइन। इसकी बेसिकली मैंने आपको वैल्यू भी सॉल्व करके दिखाई थी, तो आप वहां से मतलब बेसिकली स्लेटर्स रूल सीख सकते हैं। इतना ज्यादा वैल्यू वाइज शायद इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि जितना हमारे पास न्यूक्लियस में चार्ज है, यानी कि ये जो Z है ये न्यूक्लियर चार्ज है, जितना न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स है ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लग पाता, बिकॉज अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक रिपल्शन इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, एक रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर, तो इसके कारण कह सकता हूं स्क्रीनिंग के कारण थोड़ा साइज बढ़ जाना चाहिए एंड Z के कारण साइज घट जाना चाहिए। क्लियर, इस चैप्टर में हम चलते हैं अपनी अगले टॉपिक पे जिसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड्स। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक में से। क्लियर, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमारे पास सबसे पहले चीज निकल के आती है एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस को बहुत ज्यादा तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे पहले जो मैंने इसे कैटेगराइज करा था वो था कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस। फाइन, सो कोवेलेंट में बेसिकली हम दो एलिमेंट्स हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं या मर्ज्ड पोजीशन में होते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो रेडियस निकल के आया है वो डिस्टेंस ऑफ AB/2 निकल के आया है। मेटल में हमें पता है कि चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो ये इतना डिस्टेंस निकल के आया है। एंड वॉन डेर वाल में चीजें एक दूसरे से दूर होती हैं, तो ये इतना निकल के आया है। क्लियर, एंड वी ऑल नो कि ये इनमें से कौन सा वाला बड़ा है। डेफिनेटली ये डिस्टेंस बड़ा है, ये उससे छोटा है एंड ये सबसे छोटा रेडियस है। क्लियर, तो अगर हम पर्टिकुलरली एक लाइन के अंदर बात करें, फाइन, एटॉमिक रेडियस की अंदर अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देखिए सबसे पहले होते हैं मेटल्स। सो बेसिकली इनका आना चाहिए मेटालिक रेडियस। फिर आते हैं कोवेलेंट ऑफ नॉन मेटल्स, तो बेसिकली इनका कोवेलेंट रेडियस होना चाहिए। एंड लास्ट वाले बंदे का क्या होना चाहिए, वॉन डेर वाल रेडियस। एंड मेटल्स का रेडियस जो है वो कोवेलेंट से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कोवेलेंट सबसे छोटा होता है मेटालिक से एंड वॉन डेर वाल सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे मेटालिक रेडियस है, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस है और यहाँ पे वॉन डेर वाल रेडियस। तो पहले ये साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड यहाँ पे साइज एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस बात का रीजन क्या है, इस बात का हमारे पास रीजन निकल के आता है कंसीडरिंग ऑफ वॉन डेर वाल रेडियस। हम यहाँ पे कौन सा रेडियस कंसीडर करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। हालांकि इस सारी चीज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी समझाया जाता है। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो जो हमारा Z इफेक्टिव है ये बढ़ता है। अगर हमारा Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, याद होगा आपको मैंने इस तरीके से बताया था, जब आप इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है। पर अगर हम सिर्फ Z इफेक्टिव को देखेंगे तो नियॉन पे आगे फंस जाएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि Z इफेक्टिव तो नियॉन का भी बढ़ रहा है। पर फिर नियॉन का आंसर इस तरीके से बताया जाता है कि क्यों साइज यहां पे जो गिर रहा था, साइज यहाँ पे जो गिर रहा था वो यहाँ पे आके बढ़ क्यों गया, और वो भी एकदम से बहुत ज्यादा। उसका रीजन है क्योंकि नियॉन का वॉन डेर वाल रेडियस होता है। इसके लिए ये तीन बातें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट देयर रेडियस ट्रेंड अलोंग द पीरियड, ठीक है ना। सेकेंड थिंग हमें पढ़ना है अलोंग द ग्रुप, नीचे जाते हुए क्या होता है, तो नीचे जाते हुए हमें पता है कि शेल्स होते हैं इंक्रीज, तो साइज भी होता है इंक्रीज। नीचे जाते हुए ज्यादा लफड़ा नहीं है क्योंकि शेल्स हो रहे हैं इंक्रीज, तो साइज हो रहा है इंक्रीज। क्लियर, कोई दिक्कत। सो लेट्स हैव सम अनदर पीरियोडिक ट्रेंड्स। फाइन, अगर मैं एटॉमिक रेडियस के अंदर इररेगुलरिटी की बात करूं तो अगर आपको याद हो ग्रुप 13 में इररेगुलरिटी आती है। ग्रुप 13 में क्या इररेगुलरिटी आती है, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
ठीक है ना। तो बेसिकली एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बोरोन से बड़ा है क्योंकि शेल ज्यादा है, पर एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज कंपैरेटिव माना जाता है। एंड अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही एक्यूरेट चलूं तो एल्यूमिनियम बड़ा है, मैं छोटा सा साइन इसलिए मारा क्योंकि थोड़ा सा ही बड़ा है, फाइन। अदरवाइज यू कैन से दैट एल्यूमिनियम और गैलियम आर कंपैरेटिवली इक्वल, पर थोड़ा सा मैं अगर ज्यादा एक्यूरेट हो जाऊं, दिस इज 143, दिस इज 135 पिकोमीटर, पर एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा निकल के आता है। एंड देन इंडियम इज अगेन ग्रेटर देन गैलियम क्योंकि शेल ज्यादा है, पर यहां पे इंडियम और थैलियम फिर से बराबर निकल के आ जाते हैं। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू व्हाट, डी कॉन्ट्रैक्शन एंड एफ कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम के सामने डी आ जाने के चक्कर में यहां पे हमारे पास होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम के आगे हमारे पास मिलता है डी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एकदम से डी आ जाने के चक्कर में जो एल्यूमिनियम के सामने नहीं है, गैलियम के सामने है हमारे पास डी, जो कि साइज को एकदम से पिचका देता है। क्यों? क्योंकि डी आ जाने से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। डी के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होने के चक्कर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि साइज पिचक जाता है। गैलियम के पास एल्यूमिनियम से एक शेल ज्यादा है, पर फिर भी गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा निकल के आता है। द सेम इज हैपनिंग इन द केस ऑफ थैलियम। यहां पे डी एंड एफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर अगर आप शॉर्टकट में बताना चाहो तो हम इसको दिस इज, हालांकि हम सिर्फ एफ कॉन्ट्रैक्शन को ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहां डी के कारण था, यहां एफ के कारण है। हालांकि डी एंड एफ बोथ आर पार्टिसिपेटिंग टू कॉन्ट्रैक्टेड, थैलियम को यहां पे छोटा करने में डी एंड एफ दोनों का हाथ है। सो दिस इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में यहां पे हमारे पास थैलियम का साइज छोटा निकल के आता है। क्लियर? हालांकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिलती हैं, जैसे अगर मैं यहीं पे बना देता हूं क्योंकि साइज की बात चल रही है तो हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो मैं यहां पे छोटी सी बात बताना चाहूंगा, लेंथेनम। सो मैं बात करूं यट्रियम, जिरकोनियम, लेंथेनम, हाफनियम, देखिए इसका नंबर आता है 39, इसका आता है 40, 57 एंड 72। हमने पहले भी बात करी थी। यहां पे बेसिकली क्या आता है, लेंथेनम के बाद हमारे पास एफ ब्लॉक आता है, ठीक है ना। और अगर मैं साइज की बात करूं, देखो लेंथेनम यट्रियम से बड़ा है क्योंकि शेल ज्यादा है, फाइन। ये फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ है बेसिकली, ये सिक्स्थ है, एंड इसके बाद नीचे एक सेवंथ लाइन भी, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि लेंथेनम का साइज यट्रियम से बड़ा है, जबकि जिरकोनियम का साइज हाफनियम के बराबर है, फाइन। और भी अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली करें, इनका साइज भी बराबर है, इनका साइज भी बराबर है। एंड ये साइज बराबर क्यों है, ये इरेगुलरिटी हमें क्यों देखने को मिलती है, दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे जो एफ आ गया ना, देखिए नंबर देखिए, यहां पे 39 है या 40 है या 57 है या 72 है, तो ये जो बीच में 14 एलिमेंट्स आए हैं, या कह सकता हूं 14 इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हुए बिफोर हाफनियम, इन्होंने साइज को पिचका दिया। जैसे यहां पे किया, गैलियम के सामने अनएक्सपेक्टेडली डी आया, पिचका दिया, यहां पे एफ आया अनएक्सपेक्टेडली, उसने हाफनियम को पिचका दिया। लेंथेनम यट्रियम से बड़ा है, पर हाफनियम जिरकोनियम से बड़ा नहीं है। हाफनियम इज इक्वल टू जिरकोनियम एंड टीए इज इक्वल टू एनबी, नायोबियम के इक्वल है यहां पे, फाइन। और ये लगभग सारा ही जो पीरियड है वो लगभग इक्वल निकल के आता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फाइन। So this is the very first thing, very first periodic trend हमें रेस कर दिया था। मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बातें करी हैं, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस में हालांकि हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है एटॉमिक रेडियस का आयनिक रेडियस के साथ कंपैरिजन। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन। आयनिक रेडियस के साथ, फाइन। आयनिक रेडियस में हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज केटायन के साथ कंपैरिजन एंड एनायन के साथ कंपैरिजन, ठीक है ना। यानी कि केटायनिक रेडियस की बात हो रही है या एनायनिक रेडियस की, ठीक है ना। तो ज्यादा इस पे डिस्कशन करने वाला मुद्दा है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं एंड इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं।
फाइन। सो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एटॉमिक रेडियस बड़ा है, एनायनिक रेडियस बड़ा है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस कैटायनिक रेडियस से बड़ा है। देखिए क्यों, बड़ी ही सिंपल सी बात है। जब कैटायनिक रेडियस में क्या है, आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये तो इतना ज्यादा सिंपली समझ आ जाएगा ना कैटायनिक वाला। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 1s2 2s2 2p6, भाई इसका तो तीसरा शेल ही चला गया। और मोर ओवर न्यूक्लियस की पावर उतनी ही है, पकड़ के पिचका देगा उसे, साइज को छोटा कर देगा यहां पे। और यहां पे अगर हम देखें तो बेसिकली मैं कह सकता हूं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है दैट इज 3s2 3p5 एंड यहां पे जो निकल के आता है वो है 3s2 3p6। इसको आप ऐसे समझ सकते हो 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है एंड 17 प्रोटॉन है। बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो उतने प्रोटॉन्स को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो नहीं खींच पाएगा, ये साइज एक्सटेंड हो जाएगा। मोर ओवर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा है, उसने रिपल्शंस कर दी होगी तो साइज बड़ा हो गया होगा। क्लियर। इसमें काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, ठीक है ना। आयनिक रेडियसिस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के रेडियसिस की बात होती है तो वहां भी हमें यही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात आती है, जो कैटायनिक रेडियसिस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 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 चार्ज बढ़ता है ये मतलब साइज जो है वो और छोटा हो जाता है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं, प्रोटॉन्स यहाँ 11 हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो साइज को छोटा कर देगा इन केस ऑफ कैटायनिक रेडियस। एंड सेम इन द केस ऑफ एनाइंस, जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना और बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस -3 सल्फर -2 से बड़ा है, यहाँ क्लोरीन -1 से बड़ा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 18 18 18 है, पर प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ 15 16 और 17 है। जितने कम प्रोटॉन्स होंगे, जितने कम प्रोटॉन्स होंगे साइज उतना बड़ा आएगा, क्योंकि आपका न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा। क्लियर। सो दिस शुड बी इन कंपैरिजन, कैटायंस का साइज छोटा होता जाता है एंड एनायन का साइज बड़ा होता जाता है जितने ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस with atomic radius and in their own ions as well. Clear. Next हमारे पास जो second trend निकल के आता है that is ionization enthalpy. So ionization enthalpy क्या है? The energy given to an element to remove the outermost shell electron, ठीक है ना, from an isolated gaseous atom। एक एटम में से, एलिमेंट के एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन। एंड अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड की, अलोंग द पीरियड अगर इन जनरली बात करें तो आयोनाइजेशन क्या होनी चाहिए, शुड इंक्रीज। एंड इन केस ऑफ नोबल गैसेस इट शुड इंक्रीज वेरी मच, क्योंकि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फाइन। एंड अगर हम नीचे जाते हुए बात करें तो नीचे जाते हुए आयोनाइजेशन शुड डिक्रीज बिकॉज साइज बढ़ रहा है शेल बढ़ने के कारण, ठीक है ना। साइज बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन नीचे जाते हुए डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जब बड़ा शेल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था, अर्नब बहुत आसानी से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन अगर यहां पे ज्यादा निकल जाते हैं क्योंकि साइज कम है, दिस इज जनरल ट्रेंड, मैंने जनरल बात करी है, ठीक है ना। अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप में अगर बात करूं तो क्लियर। पर यहां पे भी हमारे पास काफी ज्यादा क्या है, इरेगुलरिटीज है, ठीक है ना। अगर मैं उसमें बात करूं, पहली ही लाइन बना लेता हूं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। सो इन जनरली ये ट्रेंड आना चाहिए था, यहां पे काफी ज्यादा बना देते हैं बिकॉज ये नोबल गैस है, तो ये मतलब कह रहा है कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना भाई, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। हालांकि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। फाइन, निकल जाएगा पर बहुत ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा। क्लियर। तो यहां पे जो एक चीज निकल के आती है वो है ये ऑर्डर उल्टा है यहां पे, एंड दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज a stable configuration 1s2
2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन के केस में दिस इज 1s2 2s2 2p4। p जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। p एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है इसका नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूं, मैं स्टेबल हूं भाई, मैं इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, मैं तो स्टेबल हूं। जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करेगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देके एग्जैक्टली हाफ फिल होने की कोशिश करेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका p इस तरीके से भरा हुआ है, ये कह देगा मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा सो दैट आई विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है आसानी से, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन कम हो जाना चाहिए। द सेम इज हैपनिंग इन दिस केस बेरिलियम एंड बोरॉन। फाइन, यहां पे बेरिलियम 1s2 2s2 है एंड बोरॉन 1s2 2s2 2p1 है। ये बंदा सबशेल वाइज कंप्लीटली फिल्ड है, इसका एस से पूरा भरा हुआ है, इसका पी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से दे देगा। चीजें कितनी रेगुलर थी सारी पलट गई है यहां पे। अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्फ़िगरेशन, ये रह गया है, देखिए जरा यहां पे पलटी आ गई है, यहां पे पलट गई है चीजें। तो जनरल ऑर्डर जैसा नहीं रहा, हालांकि अलोंग द ग्रुप ये काफी ज्यादा सीधी निकल के आती हैं। इसमें जो इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं अलोंग द ग्रुप में, अगर मैं बात करूं इरेगुलरिटीज जो देखने को मिलती हैं वो है एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में। इसमें आयनाइजेशन की अगर मैं बात करूं किसकी ज्यादा आ जाती है, गैलियम की। हालांकि नीचे जाते हुए आयनाइजेशन कम होनी चाहिए, पर गैलियम की आ जाती है। क्यों? बिकॉज दे हैव साइज इक्वल और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। भाई उसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है, Z ज्यादा है इसके पास, प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स ज्यादा है जिसके कारण Z ज्यादा है, जिसके कारण Z स्टार ज्यादा है। अल्टीमेटली गैलियम इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देगा क्योंकि साइज तो बराबर हो गया है। नीचे जाते हुए आयनाइजेशन कम क्यों होती है? क्योंकि साइज बढ़ता है, पर यहां तो साइज बढ़ा ही नहीं बल्कि कम हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। अभी अभी मैंने बताया कि साइज गैलियम का थोड़ा सा कम ही आता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डेफिनेटली क्या हो जाता है, मुश्किल। फाइन, द सेम इरेगुलरिटी वी फेस इन द केस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम। हाफनियम का आयनाइजेशन ज्यादा आ जाता है अगर मैं आयनाइजेशन के ट्रेंड की बात करूं। एंड क्यों ज्यादा आ जाता है? क्योंकि हाफनियम और जिरकोनियम का साइज बराबर आया था। अब हाफनियम के पास Z क्या है, ज्यादा है, अब हाफनियम इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देगा। क्लियर? सो दीज आर सम इरेगुलरिटीज। ये इरेगुलरिटीज क्यों आती हैं? D एंड F के कारण आती हैं ये इरेगुलरिटीज। क्लियर? कोई दिक्कत? सो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन। एंड आयनाइजेशन में एक लास्ट चीज जो हमारी रहती है दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड आयनाइजेशन सेकेंड से एंड सेकेंड आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन से बड़ी होती है हर एक एलिमेंट की, ठीक है ना। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना जोर लगेगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, भाई दूसरा निकालने में उससे ज्यादा ही एनर्जी लगेगी, कम नहीं लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड में, सेकंड से ज्यादा थर्ड में, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि जैसे जैसे देखो, थोड़ा सा एक आइडिया बता सकता हूं, वैसे ये अलग अलग बंदे हैं, मैं अलग अलग बंदों की बात नहीं कर रहा, यहाँ सेम एलिमेंट की बात चल रही है। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में किसकी बात चल रही है कि आपको अगर एक ही बंदे में से, सपोज एल्यूमिनियम में से, एल्यूमिनियम का +3 है या +2 है या +1 है, तो डेफिनेटली तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर लगा होगा एज कंपैरेटिव टू दूसरा, एज कंपैरेटिव टू पहला। क्योंकि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है साइज छोटा होता जा रहा है। यहां पे आप समझ सकते हो ये बात। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है साइज छोटा होता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है साइज छोटा होता जाता है। और जितना साइज छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा भाई, साइज छोटा हो गया ना इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। इसलिए बता रहा हूं, पहले से ज्यादा दूसरे में जोर लग जाता है और दूसरे से ज्यादा तीसरे में जोर लग जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पीरियोडिक ट्रेंड दैट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड ट्रेंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
सो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिस इज द एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी रिलीज है व्हेन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है। फाइन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो जो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर? यानी कि ये नेचर में एक्सोथर्मिक है, यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? आयोनाइजेशन के अंदर आप एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एनर्जी दी जा रही है। उल्टा कॉन्सेप्ट है। हालांकि ट्रेंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो ध्यान देने वाली है, पर कॉन्सेप्ट अगर समझे डेफिनेशन वाइज उल्टा हो गया है। आयनाइजेशन में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, एनर्जी जाती है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम अलोंग द पीरियड समझें तो इधर जाते हुए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करा था, ये भी इंक्रीज कर गया है। कंसेप्ट उल्टा था, ट्रेंड सेम आया। क्योंकि समझिए जरा, वो जिसने इलेक्ट्रॉन नहीं देना था वो वही है जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है। वो जिसने इलेक्ट्रॉन नहीं देना था वो वही है जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना नहीं था, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है। बात तो सेम ही बनी। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना नहीं था तो आयोनाइजेशन ज्यादा आ गई, और इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आ गई, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा वही ज्यादा एनर्जी देगा। तो अल्टीमेटली ये चीज सेम निकल के आ गई है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पे ज्यादा आ गई है। नॉर्मल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूं, यहां पे 0 आ गई है। यहां पे एक और टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझने वाली चीज है, वो भी सेम सी चीज है, पर थोड़ा सा एक चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेचर में एक्सोथर्मिक है। एनर्जी के बिहाफ पे समझने वाली चीज है ये एनर्जी के बिहाफ पे समझने वाली है, ये इच्छा के हिसाब से समझने वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है क्या आपकी? बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो आप ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे। यहां इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 एंड नॉर्मल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव निकल के आती है। ये कहते हैं हमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, तुम्हें रख के जाना है, तुम रख के जाओ, तुम एनर्जी भी लेके जाओ, तुम इलेक्ट्रॉन भी रख के जाओ, हम एनर्जी नहीं देंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए इन लोगों को, इसीलिए आयनाइजेशन इंक्रीज करिए। हैलोजेंस की इंक्रीज करके सबसे बेस्ट आती है, पर नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। क्लियर? कोई दिक्कत? अब नीचे जाते हुए अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। वैसे ही मैंने आपको बताया था, जो चीज इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होती है। रीजन इज साइज बढ़ रहा है। जैसे साइज यहां पे साइज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, खींच सकता है। ठीक है ना? साइज बड़ा है तो आपका न्यूक्लियस नए इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहता होगा, तो कोई बात नहीं, पहले ही बथेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं नए इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड नहीं बना पाऊंगा क्योंकि साइज काफी बड़ा है। यहाँ पे साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं जो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम इसी ग्रुप के अंदर बात करें जिसमें हम पहले बात कर रहे थे इस पीरियड में, तो यहां पे भी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है इन केस ऑफ बेरिलियम, इन केस ऑफ नाइट्रोजन। जैसे यहां पे अगर हम इन जनरली बात करें, ये आना चाहिए था, और यहां पे तो मैं कह सकता हूं कि इनकी तो है ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव निकल के आते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे नाइट्रोजन की जो इच्छा है, नाइट्रोजन की इच्छा ज्यादा नहीं है, तो ये गड़बड़ निकल के आती है। पिछली बार नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ आया था, नाइट्रोजन कह रहा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, यहां पे नाइट्रोजन कहता मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन की कम आ जाती है। क्लियर? और अल्टीमेटली कार्बन की इच्छा बहुत है, बिकॉज दिस इज 1s2 2s2 2p2। इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत शिद्दत से लेना चाहता है क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो रिलेटिवली वही चीज जो है वो यहां पे भी निकल के आती है। लिथियम और बेरिलियम के केस में भी निकल के आती है। बेरिलियम का जो यहाँ पे है इच्छा जो है वो बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन लेने की एज कंपैरेटिव टू लिथियम। बेरिलियम कह रहा है मैं तो स्टेबल हूं, नहीं लूंगा इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कह रहा था, यहाँ पे 3 चीजें ध्यान देने वाली है, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली, और एक
ये तीन लोगों की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो बहुत ही कम है, या फिर कह लो जीरो है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। इन तीनों की बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन लेना चाहते क्योंकि ये लोग स्टेबल हैं। इज दैट थिंग क्लियर? तो यहाँ पे इरेगुलरिटी में ग्रुप में काफी ध्यान रखने वाली बात है। एंड इसमें जो इरेगुलरिटी एक और फेमस है वो है ग्रुप की इरेगुलरिटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे जाते हुए अगर हम बात करें ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों? नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा घटती है, पर यहां पे ऑर्डर निकल के आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें तो और कुछ भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ है। यहां तो एक का ही लफड़ा पड़ा, ऑक्सीजन वाली लाइन में तो ऑक्सीजन बिल्कुल पीछे चला गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, वो इनके साथ इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं। नया इलेक्ट्रॉन, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मिलने लग जाती हैं। यहां पे स्मॉल साइज के कारण कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर हम ग्रुप से आगे निकले तो इसमें एक चीज समझने वाली है, दैट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर हो गया ये तो? ठीक है ना? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त यहां पे एक चीज देखने वाली है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, O माइनस बनता है, एंड O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेता है, O माइनस 2 बनता है। यहां पे जो डेल्टा H है वो नेगेटिव निकल के आता है, यहां पे डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव निकल के आता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके O माइनस बन रहा है, O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके O माइनस 2 बन रहा है। आपको पता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अरे अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑक्सीजन की अब भी तो इच्छा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन लेने की। ये इच्छा ऐसे गड़बड़ा क्यों गई इसकी? इसने क्यों मना कर दिया, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा? देखो, अगर आपकी, यहां पे देखिए, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो हो जाती है, आपकी इच्छा खत्म हो जाती है इलेक्ट्रॉन लेने की, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों आ जाती है? जब आपकी इच्छा नहीं होती। यहां पे पॉजिटिव क्यों आ गई? इच्छा तो होनी चाहिए थी। ऑक्सीजन इज गेटिंग इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाह रहा है, फिर भी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है। क्यों? एंड इसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अरे ये बंदा पहले ही माइनस बन गया है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेचर में नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो गई है। यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो नए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देना चाह रहे। तो यहाँ पे जो रिपल्शन मिल रही है जिसके कारण डेल्टा एच का निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर? बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। इरेगुलरिटीज हैं ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास फोर्थ ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रखा है उससे खींचने की क्षमता। फाइन, लेना नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेना था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इसमें लेना नहीं है, सिर्फ खींचना है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रखी है, उसमें इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर? सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं अलोंग द पीरियड, ये इंक्रीज करनी चाहिए। फाइन, आई एम नॉट कंसीडरिंग नोबल गैसेस, उनकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात ही नहीं करते, क्यों? बॉन्ड ही तो नहीं बनाते। अरे बॉन्ड ही नहीं बनाते तो खींचेंगे कहां से? क्लियर? उनके केस में तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करते। इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। फाइन, एंड नीचे जाते हुए अगर हम ग्रुप में बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि साइज ज्यादा है। अरे साइज ज्यादा है, आपका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ही काफी बड़ा बन गया है, तो आप ये खींचना चाह ही नहीं रहे। जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत?
यहाँ पे गड़बड़ नहीं निकल के आती, यहाँ पे फ्लोरीन बेस्ट निकल के आता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेस्ट निकल के आती है क्लोरीन की, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ट निकल के आती है फ्लोरीन की। आनी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फ्लोरीन की ही बेस्ट चाहिए थी, पर वहां एक गड़बड़ हो गई थी। अगर आपको याद हो अभी भी हमने इरेगुलरिटी करी, फ्लोरीन का साइज छोटा था, वो पूरा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाता। पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ खींचना है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जितना छोटा होगा साइज उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे तो कुछ बातें भी मैंने आपको याद करने को बोली थी, जैसे फ्लोरीन की वैल्यू 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, ये कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो। कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, बोरॉन की 2। तो ये आप थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। फाइन, ये अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्केल है। जैसे आपने 2 स्केल करे थे, एक तो पॉलिंग स्केल करा था, एक मोलिकन स्केल करा था, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल हमें बेसिकली डेल्टा En बताता है दो एटम्स के बीच में। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, ये 0.208 E ऑफ AB माइनस E ऑफ AA इनटू E ऑफ BB बॉन्ड था। AA की बॉन्ड एनर्जी और BB की बॉन्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई करें, रूट करके माइनस कर दें AB की बॉन्ड एनर्जी से, पर ये वैल्यूज किसमें थी? किलो कैलोरी पर मोल में थी, ठीक है ना। सिमिलरली किलो जूल में भी हमने पॉलिंग के स्केल की बात करी थी। यहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी IE प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2, ये भी हमने मोलिकन स्केल का फॉर्मूला किया था। सो बेसिकली यार फॉर्मूलास इतने ज्यादा मेरे ख्याल से मच रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी ये बात समझने वाली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यूज थोड़ी सी याद रखने की जरूरत है। फ्लोरीन सबसे बेस्ट निकल के आता है बिकॉज साइज सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा। क्लियर? पांचवी अगर पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो दैट इज वैलेंसी, ठीक है ना, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्लियर? अगर हम ग्रुप के हिसाब से बात करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सो इनकी वैलेंसी निकल के आती है 1 2 3 4 3 2 1 0। फाइन, ये पहले इधर इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। एंड अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करें, दिस रिमेन्स सेम बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो वैलेंसी अलोंग द ग्रुप जो है वो हमारे पास सेम ही रहती है, ठीक है ना। तो इनमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं है। 6th अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर की, ठीक है ना, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए देखिए, आपको पता है लेफ्ट में मेटल्स हैं, क्योंकि जिनकी आयनाइजेशन कम होती है उन्हीं को मेटल्स बोलते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना। लेफ्ट वालों की आयनाइजेशन कम है, राइट वालों की आयनाइजेशन ज्यादा है, वो नॉन मेटल्स हैं। लेफ्ट से राइट जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, एंड नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्यों? नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्लियर? एंड अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, डेफिनेटली वो इससे उल्टा है, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें अगर, या फिर एसिडिक नेचर की बात करें, तो मैं यहाँ पे एक ही बार में रिकॉल कर सकता हूँ सारे। अगर यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड मेटल्स नेचर में क्या होते हैं? बेसिक। एंड नॉन मेटल्स नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। द सेम इज हैपनिंग हियर। यहां पे नीचे जाते हुए बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, और एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता है। कोई दिक्कत? फाइन। सो वी आर डन विद ऑल द पीरियोडिक प्रिंट्स। जितने मैक्सिमम पीरियोडिक प्रिंट्स पढ़े जाते हैं वो सारे के सारे हमने डन कर लिए हैं। सो वी आर डन विद वन शॉट। को ये कैसा लगा? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज मी पर्सनली। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।